बेटा ये हम लोग फेब मार्च 23 वाला पेपर कर रहे हैं जो अभी आपका पेपर आया है। और इसको जरा देख रहे हैं। जरा देखिएगा। फेब मार्च 2023 हमारा वाला वेरिएंट है, वेरिएंट 2। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है जिस तरीके से अब आपके पास एक नया पेपर पैटर्न फॉलो होगा, तो नए पेपर पैटर्न के हिसाब से आपके पास एक सेक्शन बी आएगा, एक सेक्शन सी आएगा। और आपके पास 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे। आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, सेक्शन बी में एक करना होगा, दो क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी सी के अंदर और आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो इवैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से होती है, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यही पेपर था जो मैंने आपको अभी जो आपका मॉक हुआ था उसके अंदर भी आपको दिया है जरा। इंक्रीजिंग पब्लिक सेक्टर डेट इज अ गुड पॉलिसी। पब्लिक सेक्टर डेट बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो उधार के ऊपर चल रही है। और गवर्नमेंट जो है वो उधार ले लेके स्पेंडिंग करती जा रही है, तो उसने बोला कि ये बड़ी अच्छी बात। बोलता है politicians do not usually think it a success to borrow a large amount of money, but in June 2020 when the economy was approaching a recession, जब हमारी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही थी, the UK borrowed 5 times as much as it did in June 2019। 5 गुना ज्यादा उसने बोरो किया है। जब हम लोग बोरो की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे दिमाग में IMF का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और हमारे पास और जितने भी पब्लिक जो गवर्नमेंट के इंटरनेशनल इदारे हैं जो आपको लोन दे रहे होते हैं, आपको नोट्स में लिखी हुई है ये सारी बातें, वो आपके जहन में आनी चाहिए। 2019 के मुकाबले में उसने 5 गुना ज्यादा लोन लिया। आगे लिखा हुआ दिस मेंट द गवर्नमेंट डेट ओनली जस्ट अ लिटिल लेस देन द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी। बोलता है कि हमारे पास जब हमने इतना सारा डेट ले लिया तो टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी के बराबर हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा चंक रह गया था, बस थोड़ा सा ही कम था। हम लोगों ने इतना यहाँ से लोन ले लिया। The ratio of public sector debt to gross domestic product was 99.6%. It was the highest figure for 60 years. बोलता है कि जीडीपी के मुकाबले में आपका जो लोन था वो 99.6% था। यानी कि अगर आपने 100 रुपए का जीडीपी बना रहे हो तो आपने 99.6 रुपए का आपने लोन ले लिया। पब्लिक सेक्टर नेट बोरोइंग इज शोन इन फिगर 1। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक सेक्टर की नेट बोरोइंग गिवन है। अब ये देखिए फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ये पहले बढ़ा उसके बाद कम हुआ, फिर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, फिर हल्का सा कम होकर फिर वापस से वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। बोलता है पब्लिक सेक्टर नेट बोरोइंग इन द यूके मई 2019 टू मार्च 2020। मई 19 से लेके मार्च 20 तक आपके पास क्या हिसाब किताब चल रहा है, जरा यहाँ पे देखिएगा। बोरोइंग इज व्हाट गवर्नमेंट ought to be doing in a recession in order to finance the spending used to boost aggregate demand। बोलता है बोरोइंग वो चीज होती है जो गवर्नमेंट लेती है रिसेशन के अंदर ताकि उसका एग्रीगेट डिमांड बढ़े। यानी कि अगर मैं आपको आपकी थ्योरी के हिसाब से लेके जाऊं तो आपने गवर्नमेंट का ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जिससे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा। आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है और फर्दर आपके पास बेनिफिट्स जो हैं वो आते जा रहे हैं। वो पॉजिटिव भी हैं, वो नेगेटिव भी हैं। आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो ओवरऑल प्राइस लेवल तो बढ़ेगी ना। तो ये आगे जाके डिस्कशन का क्वेश्चन शायद बन जाए आगे। द क्वेश्चन इन 2020 was how long could the borrowing of such large amount continue? There can be problems with the large public sector debt। बोलता है कि हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है जब हम लोग लार्ज पब्लिक सेक्टर डेट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल होंगी। An expansion of government borrowing might increase interest rate if investors require more compensation because they think the risk of holding government bond has increased। बोलता है कि अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट बोरोइंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाए। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास सेविंग करने के दो तीन मेथड होते हैं। पाकिस्तान के अंदर बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया का उसूल है कि बॉन्ड जो है वो एज अ मीन्स ऑफ सेविंग है। ठीक है, बॉन्ड जो है वो एज अ मीन्स ऑफ सेविंग है। तो हमारे पास बॉन्ड्स के अंदर हम लोग सेविंग कर रहे होते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट इनकम मिल रहा होता है। ठीक है। अब तो उसने बोला कि यार जो हमारे पास वो लोकल कंपटीशन है, जैसे कि हमारे पास बैंक का इंटरेस्ट हो गया, उस कंपटीशन की इंक्रीज करने के लिए हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। द इंटरेस्ट रेट राइज वुड अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपके पास सेविंग बढ़ेगी, आपके पास कंजम्पशन कम होगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम होगी, ओवरऑल आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। There is also a theoretical objection that government borrowing could crowd out। आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है क्राउडिंग आउट का कॉन्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है?
could borrowing could crowd out the private sector, especially when the economy is close to its productive capacity and unemployment of resources is low. बोलता है क्राउडिंग आउट हमारे पास हो सकती है जब हमारे पास अच्छा खासा काम चल रहा है, हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगी हुई है, क्योंकि ये देखो ना, ये तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है ना। तो ये सारा क्राउडिंग आउट वाला ही कॉन्सेप्ट आ गया कि आपके पास मनी डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और आपके पास क्राउडिंग आउट वाली प्रॉब्लम्स आ रही है। This would not happen when there are unemployed resources in a recession. याद करें मॉनेटरिस्ट और केन्सियन का फड्डा। मॉनेटरिस्ट ने कहा था कि हमारे पास फिस्कल पॉलिसी की वजह से हमेशा क्राउडिंग आउट आएगी। केन्सियन ने कहा था कि जो क्राउडिंग आउट है वो तब नहीं, जब अगर आपके मुल्क में रिसेशन है या अगर आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, तब क्राउडिंग आउट का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं आएगा। तो ये वही कॉन्फ्लिक्ट आपके जहन में आ जाना चाहिए। The UK finance minister suggested that a high ratio of public sector debt to GDP was justified. It is the stability of the ratio that is important. This reasoning can be justified. Reducing government spending in order to reduce borrowing would risk stopping any recovery that and make the situation worse. बोलता है कि अगर हम लोग बोरोइंग को कम करेंगे तो जो जो हमारे पास रिकवरी हो रही है ना, वो भी खत्म हो जाएगी और हमारे पास सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। इकोनॉमिक रिकवरी इज नेसेसरी टू रिस्टोर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। विच इन टर्न विल रिस्टोर द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस। बोलते हैं आज अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमारे पास जरा स्टेबिलिटी आएगी, हम लोग आगे जाके फर्दर उसी चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। However, economists cannot know with any precision what the limits of public sector borrowing should be. बोलता है कि लेकिन इकोनॉमिस्ट को ये बात नहीं पता कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना चाहिए, कितना बोरो नहीं करना चाहिए। For many years, Japan has maintained a ratio of public sector debt to GDP of over 200% with no difficulty. बोलता है कि भाई जापान तो 200% एक्स्ट्रा लोन लेके बैठा हुआ, उनको तो आज तक कोई मसला नहीं हुआ। बट व्हाट इज सुटेबल फॉर जापान मे नॉट बी सुटेबल इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी। बहुत सीधी सी बात है भाई, क्या पता उनकी पॉलिसीज वगैरह ऐसी डिफरेंट हो और उनके पास हिसाब किताब ऐसे डिफरेंट चल रहा हो कि जो जापान के लिए सुटेबल है वो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या पता सुटेबल ना हो। सही है, तो ये आपके पास पूरा केस था। आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मेरा ख्याल नहीं लिखा हुआ। अब क्वेश्चन आ गए, why would investors feel there is risk of holding bonds as and does it cause interest rate to rise in order to provide further incentive to investors to keep bond? देखिए फड्डा होता है, फड्डा किस हिसाब से है, अब मैं इसको इस तरह समझ लो ना। फॉर एग्जाम्पल मीजान बैंक 10% इंटरेस्ट इनकम दे रहा है, बैंक अलग ही 15% इंटरेस्ट इनकम दे रहा है। कंपटीशन हो गया ना, अब जो मुझे ज्यादा देगा मैं उसके पास जाकर सेव कर लूंगा। यही चीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स और लोकल इंटरेस्ट रेट में हो रही होती है। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता है गवर्नमेंट बॉन्ड या नॉर्मल बॉन्ड वर्सेस बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट रेट। तो हमें जहां पे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा हम लोग वहां पे सेव करेंगे। तो कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास क्राउडिंग आउट का इशू आ रहा है, तो क्राउडिंग आउट तो होती है, आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है ना, तो वो इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय रिसेशन? बेटा रिसेशन का मतलब आपके पास होता है जब आपका जीडीपी गिरना स्टार्ट हो जाता है, जब आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और आपके पास जीडीपी जो गिर रहा होता है वो कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर से ज्यादा आपके पास फॉल हो रहा होता है। तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। आपके पास 3 मार्क यहीं पर आपको आसानी से मिल जाएगी। Analyze why governments borrow and why it is said that the government should increase spending in a recession. बोलता है कि यार एक बात बताओ कि गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है, और एक बात बताओ कि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग को क्यों इंक्रीज करना चाहिए रिसेशन के अंदर। चले जी, अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सॉरी। सबसे पहले लिखा हुआ है गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है, वाई गवर्नमेंट बोरो। आप बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट इसलिए बोरो करती है क्योंकि जो हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना होता है उसको हम लोग फाइनेंस करें। उसको जब हम लोग फाइनेंस करेंगे तभी तो हम लोग जो है ना वो बोरोइंग करेंगे। एक सेकंड जरा रुकिएगा। अच्छा, लिखा कि भाई वाई गवर्नमेंट बोरो, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो आप बोलेंगे कि यार देखिए हमारे पास जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, जब लोग गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना होता है, जब गवर्नमेंट को फाइनेंस करना होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए बोरो करती है। अच्छा, आगे आप बोलेंगे
कि यार हो सकता है कि हमारे पास टैक्स रेवेन्यू एज सच कलेक्ट ना हुआ हो, द रिजर्व्स डोंट एग्जॉस्ट इन पेइंग फॉर इम्पोर्ट। नहीं नहीं, ये तो यार अजीब सी चीज आप लिंक कर रहे हो, एक्सचेंज रेट को लिंक कर रहे हो जी। हाँ उसी पे जा रहा हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नहीं, आपका बजट डेफिसिट अगर चल रहा है। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आपके पास टैक्स रेवेन्यू कम है और आपके पास स्पेंडिंग ज्यादा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सिर्फ सैलाब आया था, या टर्की के अंदर जलजला आया हुआ है, तो उस जलजले वगैरह से बचने के लिए और सैलाब से बचने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो भाई आपको तो फिर स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ना, आपको तो खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गए कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि क्यों गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है। सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ था आगे? हाँ उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड व्हाई इट इज सेड दैट अ गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग इन रिसेशन। बोलता है कि यार ऐसा क्यों कहा जाता है कि गवर्नमेंट को रिसेशन में अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, आप स्पेंडिंग को इसलिए इंक्रीज करवाते हैं क्योंकि आपके पास सबसे पहले तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ना स्टार्ट हो। आपके पास जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ना स्टार्ट होगा, आपके मुल्क में मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करेंगे। फर्दर आप यहाँ पे बोलेंगे कि आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट होगी, आपके मुल्क में इनकम लेवल बढ़ना स्टार्ट होगी, आपके मुल्क में जीडीपी बढ़ना स्टार्ट होगा। ये बातें आप उसको यहाँ पे लिंक कर रहे होगे। ठीक है, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होगी, आप रिसेशन से बूम की तरफ जाना स्टार्ट कर दोगे। रिसेशन से कहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे आप? बूम की तरफ। आप ये वाली बात उसको बता रहे हो, समझ में आई ये बात? तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। सही। मेरे हिसाब से अब तक तो केस स्टडी बहुत आसान चल रही है, 8 मार्क आप लोग ऐसे ही बैठे बैठे उठा सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी कहता है, कंसिडर व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज गवर्नमेंट बोरोइंग कुड क्राउड आउट द प्राइवेट सेक्टर। आप लोगों ने क्राउडिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने क्राउडिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना? पूरे का पूरा वही आपके पास इसका आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। 1 के सी को जरा देखिएगा। अच्छा अब देखिए, आपको आपने स्टार्ट किस समय करना है? आप बोलेंगे देखिए जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपके पास बढ़ता है तो गवर्नमेंट टेक्स अप या यूजेस ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज गवर्नमेंट यूज कर रहा होता है। जब गवर्नमेंट स्कार्स रिसोर्सेज लेना स्टार्ट करता है, गवर्नमेंट उसको प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है, तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो है ना स्पेंडिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपके पास एक्सपेंडिचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमारे पास मनी डिमांड बढ़ना स्टार्ट होती है। आपकी जब मनी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस से कम हो गई। एक तो आपके पास है ये वाला कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक और भी कॉन्सेप्ट है क्राउडिंग आउट का, जो फर्दर आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है। बोलता है कि गवर्नमेंट अक्सर क्या करता है, ये अच्छा ये पार्ट सी ही चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको फर्दर पूरा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अच्छा अब ये कंटिन्यूएशन में हमें क्या बोलता है भाई? बोलता है कि जब गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को फाइनेंस करना है। ठीक है, गवर्नमेंट गया लोगों के पास, गवर्नमेंट ने जाके लोगों को बोला कि यार आप ना पब्लिक सेक्टर बॉन्ड परचेज कर लो, आप लोग पब्लिक सेक्टर बॉन्ड को परचेज कर लें। इससे क्या होगा, जब वो लोग पब्लिक सेक्टर बॉन्ड को परचेज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर वालों को बोलेंगे, तो उसको क्या होगा कि भाई हमारे पास जो है ना पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, और लोगों के पास क्या चला जाएगा? बॉन्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब लोग क्यों बाय करेंगे पब्लिक सेक्टर बॉन्ड को? लोग तो तभी बात बाय करेंगे ना तैमूर, जब हमारे पास, मैंने आपको बताया, कंपटीशन, सब्स्टिट्यूट। अगर हमारे पास लोकल बैंक से ज्यादा बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा तभी आप वहां पे सेव करोगे ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इन ऑर्डर टू इनकरेज मोर कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट को बढ़ा देगी। ठीक है, जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट को बढ़ा देगी तो उससे हमारे पास क्या होगा कि भाई वो फिर जो बोरोइंग वगैरह है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, आपके पास लोन जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। और जब आपका लोन एक्सपेंसिव होगा तो उससे आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेविंग बढ़ेगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा, कंजप्शन जो है वो आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास चल रहा होता है जब आप उसकी बात कर रहे होते हैं क्राउडिंग आउट। क्लियर है? तो मसले वाली बात तो नहीं है? हाँ इन पार्ट बी की इवैल्यूएशन करनी है बिकॉज एनालाइज लिखा हुआ है। नहीं नहीं, इवैल्यूएशन की नीड नहीं है। इवैल्यूएशन देखो आती है जब वो कहता है डिस्कस, या वो कहता है टू व्हाट एक्सटेंट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, या फिर जस्टिफाई।
इस तरह की बात है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप एनालिसिस का वो नहीं लिखा हुआ ना, इवैल्यूएशन, वो लिंक नहीं बैठता, तो आप किस तरह इवैल्यूएशन करोगे। आगे लिखा हुआ है, assess whether the evidence in the article makes a conclusive case that the high level of government borrowing is an effective policy। बोलता है कि यार हमारे पास जरा केस से लिंक करके बताओ कि किस तरीके से ये बात प्रूव हो रही है कि हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग जो है वो एक इफेक्टिव पॉलिसी है। तो यहाँ पे जरा देखें, सबसे पहले तो आपने ये चीज पूरी लिख दी कि यार हमारे पास जो गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं स्पेंडिंग वगैरह आ रही है, और गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो हमारे पास आ रही है, और हम लोग जो है ना वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, और ये चीजें आपके पास आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपके पास, उसके बाद आप लिखेंगे कि यार हमारे पास जो रिसेशन है, रिसेशन आया हुआ है, हम लोग रिसेशन से बाहर आ सकते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग आएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगा, उससे हमारे पास रिसेशन से हम लोग जो है वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, फिर आप इसको इस तरीके से जज करेंगे, आप इसको बताएंगे कि यार अगर तो हमारे पास गवर्नमेंट बोरोइंग ना होती तो वो और ज्यादा मामला आउट हो जाता, हमारे पास स्पेंडिंग और ज्यादा गिर जाती, ठीक है। हाउएवर, अब आए ड्रॉबैक्स के ऊपर, आप यहाँ पे केस करोगे किस किस को, क्राउडिंग आउट को, कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आपने क्राउडिंग आउट को यहाँ पे लिंक कर दिया, ठीक है। आप बोलेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ये बात आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होगे। आप बोलोगे कि यार 60 साल में, यहाँ पे लिखा हुआ था ना अभी कि 60 साल में सबसे ज्यादा आपने डेट लिया है अब तक का, तो ये तो आपके मुल्क के लिए प्रॉब्लम वाली बात है ना, ये तो मुल्क की ऐसी तैसी कर देगी भाई आपके, समझ में आई ये बात। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि जापान 200% लेता है लोन, तो भाई जापान की इकोनॉमी भी तो देखो उनकी कैसी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर उनकी स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है, हम क्या पता उस हिसाब से सर्वाइव ना कर पाए जिस तरह जापान सर्वाइव कर रहा है, समझ में आई ये बात। तो अब कंक्लूजन पे जब आप जाएंगे तो आप बोलेंगे, मैं अगर अपना कंक्लूजन बताऊं तो आप बोलेंगे कि यार इन ऑर्डर टू कंक्लूड या इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग आउटवे द बेनिफिट अर्न्ड बाय गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ड्रॉबैक्स काफी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स। आप ये भी बोल रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल फर्दर लीड टू इन्फ्लेशन, आपके पास अगर फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं तो आगे जाके वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो सकती है भाई, तो आपके लिए ये भी तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये बात की डिस्कशन भी आप करेंगे, समझ में आ गई ये बात। क्लियर है। अच्छा बेटा, एक बारी वापस से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी सेक्शन बी करवाना है, तो फिर वो उसके अंदर रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, वापस से ज्वाइन करें।